कहानी की शुरुआत हॉलैंड अमेरिका के घने जंगल से होती है, जहां चारों तरफ सन्नाटा था, लेकिन उसी सन्नाटे को चीरते हुए दो मैरिड कपल जान बचाकर भाग रहे थे। उनके चेहरों पर खौफ साफ दिखाई दे रहा था, मानो कोई खतरनाक चीज उनका पीछा कर रही हो। वे अंधेरे जंगल में तेजी से दौड़ रहे थे कि तभी अचानक उनमें से एक औरत का पैर फिसल गया और वो जमीन पर गिर पड़ी। उसका पति डगलस तुरंत पीछे मुड़ा और घबराकर उसे उठाने की कोशिश करने लगा, लेकिन इससे पहले कि वो दोबारा संभल पाती, वह रहस्यमयी और खतरनाक जीव उस तक पहुंच गया और पल भर में वो उस औरत पर टूट पड़ा और उसे बुरी तरह खाने लगा। डगलस जोर जोर से चिल्लाते हुए अपनी पत्नी को छुड़ाने की कोशिश करता रहा, लेकिन वो उस दानव के सामने बेबस था। कुछ ही सेकंड में उस भयानक जीव ने उसकी पत्नी को बेरहमी से मार डाला। अब सीन कट हो जाता है और हमें 5 कॉलेज स्टूडेंट्स दिखाए जाते हैं, जो अपनी छुट्टियां मनाने के लिए उसी जंगल में जा रहे थे। उन युवाओं के ग्रुप में जेफ और उसकी गर्लफ्रेंड मैंडी थे। उनके साथ जेफ की बहन एलिसा भी थी और एलिसा के साथ उसका बॉयफ्रेंड मैट आया था। इन सब के साथ उनका दोस्त शॉन भी मौजूद था। अब सब हंसते बोलते सफर का आनंद लेते हुए जंगल की ओर बढ़ रहे थे। माहौल हल्का और उत्साहित था, लेकिन जैसे ही वे जंगल के अंदर जाने वाली सड़क पर पहुंचे, उन्हें आगे रोड क्लोज का साइन दिखाई दिया। उसके ठीक पास यूएस फॉरेस्ट सर्विस का एक नोटिस भी लगा था, जिसमें साफ लिखा था कि जंगल में इंसानों का जाना मना है। कुछ देर तक सब सोचते रहे कि अब क्या करें, प्लान कैंसिल कर दें या आगे बढ़ें। तभी एलिसा ने कहा कि वो और उसका भाई जेफ बचपन में अपने डैड के साथ इसी जंगल में शिकार पर आया करते थे। हालांकि उन्हें इस रोड क्लोज वाले नोटिस के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। एलिसा की बात सुनकर जेफ ने भी भरोसे से कहा कि उसे जंगल के रास्तों की अच्छी पहचान है और वो यहाँ पहले कई बार आ चुका है। उसके आत्मविश्वास को देखकर बाकी दोस्तों को लगा कि शायद ये बोर्ड किसी का मजाक हो या कोई पुराना नोटिस हो। आखिर में उन्होंने चेतावनी को नजरअंदाज किया और आगे बढ़ने का फैसला कर लिया। जंगल में प्रवेश करने से पहले सबने अपना सामान तैयार किया और जेफ ने सबकी एक तस्वीर भी खींची। इसके बाद वे पैदल जंगल की ओर बढ़ने लगे। चलते चलते एलिसा ने पुरानी बातें साझा करनी शुरू की। उसने बताया कि उसके डैड आर्मी ऑफिसर थे और उनका ट्रांसफर कभी इसी इलाके में हुआ था। उसी वजह से वो बचपन में हर साल यहाँ आया करती थी। लेकिन बातों में खोए हुए उन्होंने रास्ते के किनारे पड़ी एक जानवर की बुरी तरह नोची हुई लाश पर ध्यान ही नहीं दिया। उसका शरीर बेरहमी से फाड़ा गया था, जैसे किसी खतरनाक शिकारी ने उसे चीर डाला हो। अब धीरे धीरे शाम होने लगी। एलिसा ने रुककर कहा कि अब यहीं टेंट लगा लेना चाहिए, क्योंकि आगे चलने पर जंगली जानवरों का खतरा बढ़ सकता है। लेकिन जेफ को अब भी भरोसा था। उसने कहा कि थोड़ा और आगे चलकर रुकना बेहतर होगा। इसी बात को लेकर दोनों के बीच हल्की बहस शुरू हो गई। कुछ पल माहौल तनावपूर्ण रहा, फिर आखिर में सबने जेफ की बात मान ली और आगे बढ़ने का ठान लिया। इसी दौरान उनका दोस्त मैट पेशाब करने के लिए रास्ते से थोड़ा हटकर झाड़ियों की तरफ चला गया। वहां उसकी नजर जमीन पर पड़े एक बैग पर पड़ी, जो यूएस आर्मी का बैग लग रहा था। मैट कुछ पल के लिए हैरान रह गया। उसने इधर उधर देखा, लेकिन वहां कोई नजर नहीं आया। आखिर में उसने बैग को वहीं छोड़ दिया और चुपचाप वापस अपने दोस्तों के पास लौट आया। कुछ ही देर में रात हो गई, लेकिन उन्हें रुकने के लिए कोई सुरक्षित जगह नहीं मिली। इसी वजह से सब लोग जेफ से नाराज थे, क्योंकि उसी के भरोसे वे जंगल के इतनी अंदर तक आ गए थे। अब माहौल में तनाव बढ़ चुका था और हर किसी को लगने लगा था कि शायद उन्होंने बड़ी गलती कर दी है। तभी मैंडी की नजर दूर किसी अजीब चीज पर पड़ी। वो सबको उस दिशा में ले गई, जहां उन्होंने देखा कि जमीन पर एक लड़की के कटे हुए शरीर के हिस्से बिखरे पड़े थे। ये वही लड़की थी जिसे शुरुआत में उस रहस्यमयी चीज ने मार दिया था। ये खौफनाक दृश्य देखकर सब बुरी तरह डर गए। तब अचानक उनके पीछे से एक डरावनी आवाज गूंजी। उस आवाज ने साफ कर दिया कि खतरा यहीं कहीं पास में है। बिना एक पल गवाए वे मुड़े और अपनी गाड़ी की तरफ पूरी ताकत से भागने लगे। लेकिन वे गाड़ी तक पहुंच पाते उससे पहले ही वो खतरनाक क्रिएचर उनके सामने आ खड़ा हुआ। असल में वो हॉलैंड जंगल का एक खूंखार जीव था, जो इंसानों को देखते ही मार देता था। इसी कारण सरकार ने इस जंगल में आने पर रोक लगाई थी। अब जैसे ही उसने उन्हें देखा, वो दहाड़ते हुए उनकी तरफ दौड़ा। सब घबरा गए और बिना पीछे देखे भागने लगे। वे किसी तरह जान बचाते हुए पास की झाड़ियों और चट्टानों के बीच छिप गए। कुछ पल तक वे सांस रोककर बैठे रहे, ताकि वो उन्हें ढूंढ न सके। इस बीच वे सोचने लगे कि अब इस जंगल से बाहर निकलने का रास्ता कैसे मिलेगा। तभी उनकी नजर सामने खड़े एक पुराने जर्जर घर पर पड़ी। हालात समझते ही जेफ ने तुरंत फैसला लिया। उसने कहा कि बाकी सब लोग उस घर के अंदर चले जाएं और वो खुद बाहर रहकर उस क्रिएचर का ध्यान अपनी तरफ खींचेगा। उसका मकसद था कि जब तक वो दानव उसे देखे, तब तक बाकी लोग सुरक्षित घर के अंदर पहुंच जाएं। पर मैंडी ने उसे रोकने की कोशिश की और कहा कि यह बहुत खतरनाक है। लेकिन जेफ ने साफ कहा कि सबको यहां तक लाने की गलती उसी की थी, इसलिए जिम्मेदारी भी वही लेगा। फिर बाकी दोस्त धीरे धीरे घर की तरफ बढ़े, लेकिन तभी क्रिएचर अचानक जेफ के सामने आ गया।
जेफ कुछ कर पाता उससे पहले ही उसने उस पर हमला कर दिया और एक ही झटके में उसे मार डाला। ये भयानक मंजर देखकर सबके होश उड़ गए, लेकिन रुकना मतलब मौत था, इसलिए वे पूरी ताकत से घर की ओर भागे। वहां पहुंचकर वे दरवाजा जोर जोर से पीटने लगे और अंदर आने की गुहार लगाने लगे। कुछ पल बाद घर के अंदर रहने वालों ने दरवाजा खोला और उन्हें जल्दी से अंदर खींच लिया। उसी अफरा तफरी में मैंडी लगभग उस जीव के हाथों पकड़ी जा चुकी थी, लेकिन अंदर मौजूद लोगों ने आग दिखाकर उसे पीछे हटा दिया और तुरंत दरवाजा बंद कर दिया। बाहर वो दानव गुस्से में दरवाजे पर झपटता रहा और अंदर घुसने की कोशिश करता रहा, जबकि कार्ल और विकी सबको चुप और शांत रहने को कहते रहे। दरअसल कार्ल और विकी वही लोग थे जो कहानी की शुरुआत में उसी क्रिएचर से जान बचाकर भाग रहे थे। कुछ देर तक घर के अंदर गहरा सन्नाटा छाया रहा और आखिर में वो खतरनाक जानवर वहां से चला गया। थोड़ी देर बाद जब सबका डर थोड़ा कम हुआ तो विकी ने मैंडी के घावों की देखभाल की और शॉन ने आपातकालीन सेवा से संपर्क करने की कोशिश की। तभी अंदर से एक आदमी की घबराई हुई आवाज सुनाई दी, जो डगलस था। वो परेशान था क्योंकि उसका मानना था कि घर में घुसते समय उस जीव ने उनकी मौजूदगी महसूस कर ली है और अब वो उन्हें छोड़ने वाला नहीं है। उसने साफ शब्दों में कहा कि उनकी मदद के लिए कोई नहीं आएगा, उन्हें खुद ही इस खतरे का सामना करना होगा। तब विकी ने एलिसा और उसके साथियों को सारी बात बतानी शुरू की। उसने कहा कि वे लोग पिछली रात से इसी घर में फंसे हुए हैं। असल में वो क्रिएचर बहुत तेज और बेहद खतरनाक है और उस पर बंदूक या सामान्य हथियारों का कोई असर नहीं होता। विकी ने आगे बताया कि वे एक बिजनेस ट्रिप पर जा रहे थे, लेकिन रास्ते में उनकी गाड़ी खराब हो गई। आसपास कोई मदद नहीं थी, इसलिए उन्होंने जंगल के रास्ते पैदल निकलने का फैसला किया। तभी वो क्रिएचर उनका पीछा करने लगा और उन्हें भागते भागते इस घर तक खदेड़ लाया। तभी से वे यहाँ छिपकर जान बचाने की कोशिश कर रहे हैं। फिर कार्ल ने बात संभाली। उसने बताया कि बेसमेंट में एक और रास्ता है जहां से बाहर निकला जा सकता है, लेकिन जब भी उन्होंने उस रास्ते से भागने की कोशिश की वो क्रिएचर तुरंत वहां पहुंच जाता था। इसी वजह से उन्हें वो रास्ता बंद करना पड़ा। कार्ल का मानना था कि वो जीव इस पूरे इलाके को अच्छी तरह जानता है और आसपास की हर हलचल पर नजर रखता है। ये सब सुनने के बाद सभी ने मिलकर घर को और सुरक्षित बनाने का फैसला किया और दरवाजों खिड़कियों को मजबूती से बंद करने लगे। इसी बीच एलिसा चुपचाप दूसरे कमरे में गई और घर के अंदर हुए नुकसान को ध्यान से देखने लगी। तभी मैट उसके पीछे वहां पहुंचा। एलिसा ने कहा कि उसे शक है कि वो जीव उन्हें जानबूझकर घर के अंदर फंसाकर रखना चाहता है ताकि सही समय पर एक एक कर उन पर हमला कर उन्हें खा सके। पर मैट ने उसे समझाया कि डर की वजह से उसका मन ऐसी बातें सोच रहा है। उसने कहा कि वो बस एक जंगली और खतरनाक जानवर है जिसने हालात को इतना बुरा बना दिया है। लेकिन एलिसा उसकी बात से सहमत नहीं हुई और अपने शक पर कायम रही। तभी अचानक वो जीव लकड़ी से बंद की गई एक खिड़की के पास दिखाई दिया और उसे तोड़ने की कोशिश करने लगा। आवाज सुनते ही सब वहां पहुंचे और उस हिस्से को और मजबूत कर दिए। लेकिन वो जानवर अब घर के चारों ओर घूमने लगा और अंदर घुसने का रास्ता ढूंढने लगा। ये देखकर वे ऊपर वाली मंजिल पर चले गए क्योंकि उन्हें लगा कि ऊपर का हिस्सा ज्यादा सुरक्षित है। उसी समय कार्ल एक कमरे में हालात देखने के लिए घुसा, लेकिन तभी उसने देखा कि वो जीव दूसरी ओर से अंदर घुसने की कोशिश कर रहा है। उसने तुरंत बाकी लोगों को बुलाया और सबने मिलकर दरवाजा बंद कर दिया। वे दरवाजे को पकड़कर उसे रोकने लगे, जबकि अंदर से वो जानवर पूरी ताकत से धक्का मार रहा था और इसी दौरान कार्ल का हाथ घायल हो गया। तभी शॉन दौड़कर आया और उसने उस जीव के चेहरे पर स्प्रे मार दिया, जिससे वो कुछ पल के लिए पीछे हट गया। अब मौका मिलते ही सबने मिलकर दरवाजे के आगे एक भारी फर्नीचर खड़ा कर दिया। तभी उन्हें कुछ पल के लिए राहत मिली, लेकिन डगलस ने साफ कहा कि ये इंतजाम ज्यादा देर तक काम नहीं करेगा और उन्हें जल्द से जल्द ये घर छोड़ने का रास्ता ढूंढना होगा। उसकी बात सुनकर सब एक जगह बैठ गए और समाधान सोचने लगे। तब तय हुआ कि वे सब एक ही कमरे में रहेंगे और दरवाजे पर एक मजबूत रुकावट लगाएंगे ताकि अगर हमला हो तो सब साथ हों। ये योजना बाकी लोगों को ठीक लगी क्योंकि उन्हें उम्मीद थी कि आपातकालीन सेवा जल्दी मदद भेजेगी। लेकिन डगलस को इस पर भरोसा नहीं था। गुस्से में उसने अपना फोन फेंक दिया और कहा कि उसे भी पहले यही भरोसा दिया गया था, लेकिन अब तक कोई नहीं आया। तभी एलिसा ने उम्मीद जताई कि उसके माता पिता के कुछ दोस्त उन्हें ढूंढने आ सकते हैं, लेकिन डगलस को यह भी बेकार सहारा लगा। उसने कहा कि सबसे सही तरीका है सड़क की तरफ भागना, क्योंकि अगर कोई उन्हें खोज रहा होगा तो सड़क पर जल्दी देख पाएगा। फिर उसने एक और खतरनाक सुझाव दिया कि अगर उस जानवर को किसी एक की बलि देकर उसे खाने में उलझा दिया जाए तो बाकी लोग भाग सकते हैं। उसकी ये बात सुनते ही माहौल सन्नाटे में बदल गया। सबने एक साथ इसका विरोध किया और साफ कह दिया कि वे किसी एक को मरने के लिए नहीं छोड़ेंगे। उसी समय मैट ने कहा कि वो उस जीव से तेज दौड़ सकता है और अगर उसे ध्यान भटकाने का एक मौका मिल जाए तो वो जंगल पार करके सड़क तक पहुंच सकता है और मदद ला सकता है। एलिसा ये सुनकर गुस्सा हो गई
और उसे अलग ले जाकर समझाने लगी। वो नहीं चाहती थी कि मैट किसी अनिश्चित उम्मीद के लिए अपनी जान खतरे में डाले, लेकिन मैट को लगा कि यही पूरे ग्रुप को बचाने का सही तरीका है। उसने कहा कि उसे बस एक मौका चाहिए और वो मदद लेकर वापस आएगा। इसके बाद उसने एलिसा को भी अपनी योजना के लिए मना लिया और वॉकी टॉकी दिखाकर बोला कि रास्ते में वो इसी के जरिए संपर्क में रहेगा। तभी कार्ल ने कहा कि ध्यान भटकाने का काम वो खुद करेगा, क्योंकि कई बार उस दानव का सामना करने के बाद अब वो उससे नहीं डरता और उसे अपनी ओर खींच सकता है। शॉन भी उसके साथ बाहर जाने को तैयार हो गया ताकि दूर से नजर रखकर सही समय पर चेतावनी दे सके। योजना के अनुसार कार्ल घर से बाहर निकला और फ्लेयर जलाकर और सीटी बजाकर उस जीव का ध्यान अपनी ओर खींचने लगा, जबकि बाकी लोग अंदर से ये सब सुन रहे थे। बरामदे पर खड़े शॉन ने आसपास हलचल देखी और वॉकी टॉकी के जरिए कार्ल को बताया कि जीव पास ही है। तभी कार्ल ने इशारे से मैट को दौड़ने का संकेत दिया। मैट तुरंत अंधेरे की ओर भागा, लेकिन कुछ ही पल बाद शॉन की नजर उस जीव से हट गई और संपर्क टूट गया। तब अचानक वॉकी टॉकी से मैट की दर्द भरी चीखें सुनाई दी। ये सुनते ही कार्ल और शॉन के होश उड़ गए और वे तुरंत घबराकर वापस घर की ओर भागे। जब कार्ल और शॉन दरवाजे तक पहुंचे तो अंदर खड़ा डगलस डर के मारे उन्हें खोलने से हिचकने लगा। उसे डर था कि कहीं दानव उनके पीछे पीछे घर में ना घुस आए। ये देखकर विकी ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन डगलस ने घबराहट में उसे धक्का देकर गिरा दिया। हालात बिगड़ते देख एलिसा ने तुरंत रेडियो पर कार्ल को रसोई वाले दरवाजे की ओर जाने को कहा। कार्ल और शॉन उसी तरफ भागे और वहां से उन्हें अंदर खींच लिया गया। फिर दरवाजा तुरंत बंद कर दिया गया। अब अंदर आते ही कार्ल का गुस्सा फूट पड़ा। उसने डगलस पर झपटकर उसे जमीन पर गिरा दिया और मारते मारते बेहोश कर दिया। कुछ मिनट बाद जब डगलस को होश आया तो उसने खुद को सीढ़ियों की रेलिंग से बंधा हुआ पाया। वो छटपटाने लगा, लेकिन कार्ल ने सख्त आवाज में उसे चुप रहने की चेतावनी दी। डगलस ने सफाई दी कि उसने दरवाजा इसलिए नहीं खोला क्योंकि उसे सबकी सुरक्षा की चिंता थी और वो नहीं चाहता था कि दानव अंदर घुस आए, लेकिन कार्ल उसकी कोई बात सुनने को तैयार नहीं था। उसी तनाव के बीच एलिसा अलग जाकर मैंडी से बात करने लगी। उसकी आंखों में डर के साथ गुस्सा भी था। उसने कहा कि अब वो उस दानव से भागेगी नहीं। मैट को खो देने के बाद उसके अंदर कुछ बदल गया था और उसने ठान लिया था कि वो यहीं रहेगी और उस राक्षस को खत्म करने का तरीका ढूंढेगी। मैंडी ने उसे गले लगाकर दिलासा दिया, लेकिन उसी दौरान उसने धीमी आवाज में एक और सच बताया कि वो गर्भवती है। ये सुनते ही माहौल और भारी हो गया, क्योंकि सब समझ गए कि जेफ अब ये खबर कभी नहीं जान पाएगा। इसके बाद वे दोनों लिविंग रूम में लौटे, जहां शॉन पूरी तरह टूट चुका था। लड़कियों ने उसे संभालने की कोशिश की और कहा कि सब ठीक हो जाएगा, लेकिन डर ने उसे अंदर से कमजोर कर दिया था। आखिर में उसने अपने दिल की बात कबूल की। उसने कहा कि वो गे है और उसका जेफ के साथ एक सीक्रेट रिलेशनशिप था। ये सुनकर मैंडी के चेहरे पर दर्द और गुस्सा साफ दिखाई देने लगा, क्योंकि अब जेफ इस सच का सामना करने के लिए जिंदा नहीं था। तभी अचानक वॉकी टॉकी से सिग्नल आने लगा। सब चौंक कर उसकी तरफ देखने लगे। फिर उन्होंने संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन दूसरी तरफ से सिर्फ बीप की आवाजें आ रही थीं। इससे उनकी बेचैनी और बढ़ गई। कुछ ही देर बाद घर के अंदर से एक और वॉकी टॉकी के सिग्नल की आवाज सुनाई दी। वे आवाज का पीछा करते हुए नीचे गए और समझ गए कि सिग्नल बेसमेंट से आ रहा है। कुछ पल वे हिचकिचाए, फिर मिलकर नीचे जाने का फैसला किया। अपने बचाव के लिए जो भी सामान हाथ लगा उठा लिया, जबकि शॉन और विकी ऊपर ही रुक गए। बेसमेंट में पहुंचते ही उन्होंने मैट को बुरी तरह घायल हालत में पड़ा देखा। वे उसकी ओर बढ़ ही रहे थे कि अचानक अंधेरे में से वो दानव सामने आ गया। हालात समझते ही कार्ल ने बाकी लोगों को ऊपर भागने का इशारा किया और खुद उस पर टूट पड़ा ताकि दूसरों को निकलने का मौका मिल सके। लेकिन इस कोशिश में कार्ल अपनी जान गंवा बैठा। ऊपर लिविंग रूम में जब ये खबर पहुंची तो विकी टूट गई। दूसरी तरफ बाकी लोग किसी तरह घायल मैट को ऊपर लाने में कामयाब हो गए। वे उसे सोफे पर लिटाकर उसकी चोटों पर कपड़ा दबाने लगे, लेकिन बिना दवाइयों और सही इलाज के वे कुछ खास नहीं कर पा रहे थे। मैट की हालत तेजी से बिगड़ रही थी। फिर भी उसने अपनी बची हुई ताकत जुटाई और कांपती आवाज में एक अहम बात बताई। वहां सिर्फ एक नहीं बल्कि 2 दानव थे। ये सुनते ही कमरे में सन्नाटा छा गया। अब खतरा दोगुना था और सबके चेहरों पर डर पहले से भी ज्यादा गहरा हो गया। मैट की हालत देखकर डगलस ने सुझाव दिया कि उसे चारे की तरह इस्तेमाल कर लिया जाए ताकि बाकी लोग यहां से भाग निकले। पर यह सुनते ही एलिसा भड़क उठी और उसने इस बात से साफ इनकार कर दिया। उसने कहा कि वे किसी को मरने के लिए नहीं छोड़ेंगे। फिर उसने एक अलग योजना सामने रखी। उसका मानना था कि क्योंकि दानव बार बार घर में घुसने की कोशिश कर रहा है, इसलिए उन्हें उसे अंदर आने देना चाहिए, फिर किसी कमरे में फंसाकर आग से खत्म कर देना चाहिए। कुछ पल तक सब खामोश रहे। हालात की गंभीरता को समझते हुए डगलस ने इस योजना से सहमति जताई और मदद करने की बात कही। इस भरोसे पर शॉन ने उसे खोल दिया
ताकि वो भी तैयारी में साथ दे सके। लेकिन जैसे ही वो आजाद हुआ, उसका मानसिक संतुलन टूट गया और उसने पास पड़ी लकड़ी का टुकड़ा उठाया और अचानक शॉन पर जोर जोर से वार करने लगा। फिर वो सब पर चिल्लाने लगा और कहने लगा कि वो जो कुछ कर रहा है सिर्फ जिंदा रहने के लिए कर रहा है। इसके बाद उसने मैट के शव को पकड़कर दरवाजे की ओर घसीटना शुरू किया। उसका इरादा था शव को बाहर फेंककर दानव को उसमें उलझा देना और उसी मौके पर खुद भाग निकलना। लेकिन जैसे ही वो दरवाजे तक पहुंचा, बाहर से जोरदार धमाका हुआ और दानव ने लकड़ी की रुकावट तोड़ दी और पल भर में डगलस पर टूट पड़ा। सबके सामने वो उसे जिंदा ही नोचने और खाने लगा। ये भयानक दृश्य देखकर बाकी लोगों ने एक दूसरे की तरफ देखा और उसी अफरा तफरी में भागने का मौका ढूंढ लिया। वे जरूरी सामान उठाकर बेसमेंट की ओर दौड़े, जहां मिट्टी के तेल के डिब्बे रखे थे। फिर एलिसा और मैंडी ने मिलकर जल्दी जल्दी एक कमरे में तेल फैलाना शुरू किया। लेकिन नीचे से आती आवाजों ने दानव का ध्यान भटका दिया और वो डगलस को छोड़कर उस दिशा में बढ़ने लगा। कुछ ही पलों में वो बेसमेंट के दरवाजे तक पहुंच गया, जहां बाकी लोग छिपे हुए थे। लेकिन एलिसा वहां नहीं थी। दरअसल वो अपनी योजना को अंजाम देने में लगी थी। अब जैसे ही दानव कमरे के अंदर घुसा, एलिसा ने बाहर से रास्ता बंद कर दिया। फिर उसने और तेल छिड़का और कांपते हाथों से उसको आग लगा दिया। आग की लपटें तेजी से उठी। अंदर फंसा दानव दर्द से तड़पता रहा और भयानक चीखें मारता रहा और आखिर में वहीं जलकर मर गया। कुछ पल बाद जब आवाजें शांत हो गईं, तो बेसमेंट में छिपे लोग बाहर निकलने लगे। उन्हें याद था कि बेसमेंट के एक हिस्से से बाहर जाने का रास्ता है, इसलिए वे सावधानी से आगे बढ़ते रहे। लेकिन बाहर निकलते समय विकी की नजर अपने मृत पति कार्ल के शरीर पर पड़ी और वो वहीं खड़ी होकर उसे देखने लगी। मैंडी उसे आगे बढ़ने के लिए कहने लगी, लेकिन तभी अचानक शॉन की डरावनी चीख गूंजी और अगले ही पल सब शांत हो गया, जिससे ये साफ हो गया कि वो भी मारा गया। अब वहां रुकना मतलब मौत को बुलाना था, इसलिए मैंडी ने विकी को संभाला और उसे साथ लेकर बाहर की ओर भागने लगी। लेकिन जैसे ही वे दरवाजे तक पहुंची, विकी अचानक रुक गई और अगले ही पल उसके पेट से खून बहने लगा। तभी मैंडी को एहसास हुआ कि दूसरा दानव ने विकी को भी पकड़ लिया है, इसलिए वो वहां से भाग निकली। डरी हुई मैंडी दौड़ते दौड़ते एलिसा के पास पहुंची। अब आसमान में हल्की रोशनी फैलने लगी थी, इसलिए वे बिना समय गवाए जंगल की ओर भागने लगे। लेकिन दूसरा दानव उनका पीछा करता रहा। पेड़ों के बीच भागते हुए अचानक मैंडी ठोकर खाकर गिर गई। एलिसा तुरंत उसे उठाने के लिए झुकी, लेकिन तभी पीछे से दानव उन पर टूट पड़ा। उसने एलिसा पर हमला किया और बेरहमी से उसे मार डाला, जबकि मैंडी ये सब देखकर सहम गई। अब वो पूरी तरह अकेली थी। जान बचाने के लिए वो बिना पीछे देखे जंगल में दौड़ती रही। दौड़ते दौड़ते उसके दिमाग में एक विचार आया। उसने अपनी खून से सनी शर्ट उतारकर दूर फेंक दी और खुद को गीली मिट्टी से ढक लिया, ताकि उसकी गंध छिप जाए और दानव उसे सूंघ न सके। फिर वो तेजी से उस जगह पहुंची जहां उनकी कार खड़ी थी। उसने कांपते हाथों से चाबी उठाई और गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश की। इंजन चल पड़ा, लेकिन उसी पल दानव वहां भी आ गया और कार पर झपट पड़ा। कुछ सेकंड के लिए सब खत्म होता हुआ लगा, लेकिन मैंडी ने हिम्मत नहीं हारी। उसने तुरंत गाड़ी रिवर्स में डाली और गाड़ी झटके से पीछे ली, जिससे दानव थोड़ा लड़खड़ाकर वहीं गिर पड़ा। अब वो सिर्फ भागना नहीं चाहती थी, उसके अंदर डर की जगह गुस्सा भर चुका था। इसी गुस्से में उसने गाड़ी को तेज रफ्तार से घुमाया और सीधे दानव की ओर बढ़ा दी। जोरदार टक्कर के साथ उसने उसे कुचल दिया और गाड़ी आगे बढ़ा दी। अब मैंडी जंगल से बाहर निकल गई, लेकिन उसके चेहरे पर जीत की नहीं, बल्कि अपने खोए हुए दोस्तों का दर्द था। आखिरी सीन में उस मरे हुए दानव का दृश्य दिखा गया, लेकिन यह साफ था कि डर पूरी तरह खत्म नहीं हुआ था, क्योंकि ऐसे और भी भयानक जीव कहीं न कहीं मौजूद थे। इसी के साथ ये कहानी यही खत्म होती है। अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करें। ऐसी ही और मजेदार और अनोखी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।